जय हिंद दोस्तों। हम लोग BSPHCL का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का हम लोग फुल सेट करने वाले हैं। और ये फुल सेट जो रहेगा 100 क्वेश्चन का रहने वाला। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो है एग्जाम का पैटर्न होता है और कैसा एग्जाम पूछा जाएगा। और सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाता है। जो सिलेबस है उसी के अनुसार पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया है। तो हम जो है इस टेस्ट में, ये जो हमारा टेस्ट रहेगा 100% सिलेक्शन टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि एक टेस्ट नहीं बहुत सारा हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो टेस्ट रहेगा इसमें हम लोग कंप्यूटर, ट्रेड थ्योरी मतलब ट्रेड से क्वेश्चन संबंधित, हिंदी से क्वेश्चन, इंग्लिश से संबंधित रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड थ्योरी में आप क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपसे बनता है कि नहीं बनता है, और उसके साथ ही फुल डिटेल्स के साथ हम थ्योरी भी आपको बता देंगे। ठीक है, फिर हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया, और फिर जनरल नॉलेज हो गया। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारा फुल सेट होता है। और हम सभी जानते हैं कि कितने मार्क्स का क्या क्या पूछा जाता है। इसका जो है एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें तो आप सिलेबस में आपको पता होगा कि जनरल जो नॉलेज होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। जनरल नॉलेज जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। हिंदी जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। इंग्लिश जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। कंप्यूटर जो है 15 नंबर का पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे? तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है टेक्निकल पेपर पे, यानी ITI इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होगा आपका, उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो BSPHCL का फुल फॉर्म होता है, तो वो AO और SB और JLM और TG का पेपर हुआ था 2018 में। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी टेक्नीशियंस का ही क्वेश्चन है, यानी ट्रेड लेवल का ही क्वेश्चन इसमें 50 नंबर का मिलता है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो सिलेबस है उसी के अनुसार इसमें है। तो ये जो पेपर हुआ था 13/11/2018 को हुआ था। तो चलिए हम दिखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है, सबसे पहले है सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। अब ये साइंस से क्वेश्चन पूछा है कि अपवाही न्यूरॉन्स जो है, ठीक है, अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशिया और ग्लैंड्स जैसे प्रभावकों तक आवेग संचारित करते हैं। तो इस न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है? तो मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो इसे जो है मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटर न्यूरॉन्स जो है कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डीप में जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशिया और ग्लैंड जैसे प्रभाव तक आवेग संचारित करता है। और ऐसे न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। और यह एक ऐसा न्यूरॉन है जिसकी कोशिका शरीर मोटर कार्टेक्स और ब्रेन स्टेम या रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है, जिसका एक्सॉन रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पाकिस्तान के जो लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर जो है कौन सा है? तो देखिए, लरकाना जिले में हमने बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कि मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु घाटी से मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज की अगर हम बात करें तो किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब किए थे? 1922 में इन्होंने खोज किया था, ये भी ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ पे क्या क्या मिला था? तो स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और पशुपति की मूर्ति जो है कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो में ही मिले था। और मलेरिया रोग के साक्ष्य भी मिले थे, यानी उस समय भी मलेरिया रोग था। ये सभी जो है मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2017 में भारत में व्यभिचार में संबंधित निम्नलिखित किस अनुच्छेद के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की वैधता की दोबारा जांच के लिए जो है सहमत हुआ? तो उस समय 2018 का क्वेश्चन था, तो उससे संबंधित जो है कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड संविधान से क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें एक IPC की धारा जो 497 है और CRPC की धारा 198 के 2, दिसंबर 2017 में भारत में व्यभिचार से संबंधित IPC की धारा 497 और CRPC की धारा 198 2 के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की वैधता को दोबारा जांच के लिए सहमत हुआ। और इसे जो है जोसेफ साइमन बनाम भारत संघवाद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है,
ये जो मामला है इसे जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 4 नंबर कह रहा है कि क्या भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हेतु योग्य होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है वो इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए जो है पूर्ण निर्वाचन का पात्र होता है। एक बार दो बार आप बन सकते हैं, लेकिन एक बार से अधिक नहीं बनते हैं। लेकिन एक ऐसे हैं हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो 3 बार कार्यकाल में जो है निर्वाचित हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 कार्यकाल के लिए जो है निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए थे, उसके बाद कोई नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 2 बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला, यानी 2 बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो उसे जो है थल संधि के नाम से जाना जाता है। किसे? तो देखिए 2 बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज एंड एरियाज अदरवाइज सेपरेटेड बाय द सी, यानी 2 बड़े भूमि को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे थल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी 2 बड़े भूमि को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो 2 बड़ी जल संधि को अलग करता है उसे थल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी 2 जल संधि को अलग करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? थल संधि कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पनामा हो गया, स्वेज हो गया, ये सभी क्या है? थल संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया था। तो ये 2018 का करेंट अफेयर था, तो वो था दीव। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया था। तो याद रखना है कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया था। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। कृष्णा नदी पर कौन है? तो नागार्जुन सागर बांध है। पोंचम बांध कौन पे है? तो गोदावरी नदी पर है। और भाखड़ा नागल जो है सतलज नदी पर है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी उष्मा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करती है। तो देखिए पृथ्वी जो उष्मा स्थानांतरण की किस विधि से जो उष्मा से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो कंडक्शन से, मॉड्यूलेशन से, विकिरण से। तो विकिरण विधि से करती है, रेडिएशन से करती है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंड को ध्यान में रखते हुए किस आयोग की प्रतिस्थापित करने हेतु नीति आयोग का गठन किया था। तो नीति आयोग का गठन किया था योजना आयोग के अति रद्द करने के बाद जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कि मैच करना है। तो चलिए मैच यहाँ लिखा हुआ है, क्या है कि सूची 1 में दिया हुआ है अकबर का शासनकाल और सूची 2 में जो दिया गया है उसके कर्तव्य तो मेल करना है। तो देखिए वजीर का संबंध जो था वो किससे था? तो वजीर का जो संबंध था वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वजीर, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है। मीर बख्शी जो होता था वो मीर बख्शी क्या होता था? तो मीर बख्शी जो होता था सेना का प्रमुख हुआ करता था, तो वो हो गया ये 3। ठीक है। मीर समन जो होता था, समन का काम क्या था? तो समन का जो काम था वो शाही परिवार का प्रभारी था, यानी एक हो गया 1। और प्रमुख काजी जो होता था वो दरबार का प्रमुख हुआ करता था, तो हो गया 2। ठीक है। तो वजीर जो था राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, वजीर। ठीक है, जितना राजस्व संबंधित विभाग का जो प्रमुख था वो वजीर देखता था। मीर बख्शी जो था मीर बख्शी सेना का प्रमुख हुआ करता था, मीर बख्शी। और मीर जो समन हुआ करता था वो शाही परिवार का प्रभारी हुआ करता था। और प्रमुख जो काजी हुआ करता था वो दरबार का प्रमुख हुआ करता था, काजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वजीर जो है राजस्व विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी सेना का प्रमुख, वीर समन जो है शाही परिवार का प्रमुख और प्रमुख काजी जो है दरबार का प्रमुख हुआ करता था। अब यहाँ हमने 10 क्वेश्चन देखा। अब यहाँ से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आसान आसान है। देखिए वर्तमान समय में निखिल की उम्र गौरव की उम्र की आधी है। ठीक है, वर्तमान समय में जो है निखिल की उम्र गौरव की उम्र की आधी है। गौरव की उम्र तेजल की उम्र की 1/4 है। ठीक है, और तेजल जो है 80 साल का है। तो मान लेते हैं कि तेजल 80 साल का है, तो गौरव की उम्र तेजल की 1/4 है। तो 1/4 यानी 80/4 कर देंगे, तो 80/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब बोला निखिल की उम्र 8 गुना हो जाएगा, तो 80 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 हटेगा। ठीक, आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से डिफरेंट बताना है।
तो इसको करने के लिए भाई कुछ है नहीं, बहुत ही आसानी से आपको बताया गया है। देखिए इसमें 5 अक्षर है, ठीक है, इसमें जो है 6 अक्षर है तो 6 लिखा गया है, इसमें जो है 7 अक्षर है तो 7 लिखा गया है, इसमें 3 अक्षर है तो इसलिए 4 अक्षर है, इसमें 3 लिखा गया है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि दो शब्द दिए गए हैं, उसके बीच कोई संबंध है, एक तरफ और दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ईमानदारी को जो है न्याय संगत माना जाता है, तो इच्छा को क्या माना जाता है, ईमानदारी को जो है न्याय संगत माना जाता है। ईमानदार जो होता है वो क्या होता है, न्याय संगत होता है। तो इच्छा मृत्यु हो गया, कि पागलपन हो गया, कि परिश्रम हो गया। ईमानदारी न्याय संगत है तो इच्छा अभिलाषा हो सकता है, ठीक है। तो ईमानदारी न्याय संगत के समानार्थी माना जाता है तो इच्छा अभिलाषा के समानार्थी माना जाएगा। नेक्स्ट है, अब देख ले 25, 29 और 45 और 109 है। तो 25 में 4 जोड़ा गया है, ठीक, 16, फिर 29 में 16 जोड़ा गया है तो 45, 45 में 64 जोड़ा गया तो 100। तो देखिए 4 का दो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तब कि 32 का स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 365। 32 मतलब 4 4 गुना किए गए, हम आपकी जगह 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके इतना, फिर 4 से गुना कर देंगे और फिर जोड़ देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब देखिए इसमें भी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है, इसमें बताना है आपको कि आयत की संख्या कितनी है। तो बताइए आयत कितना इसमें है। तो दी गई में कितने आकृति में आयत है। तो आयत 1, 2 और 3 आकृति है, इसमें कितना है, तो 3 आयत है। देख लीजिए, एक ये आयत है, ठीक है, 2 आयत है और फिर ये पूरा आयत हो गया, ठीक है, तो 3 आयत हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिस्केडेकाफोबिया जो है 13 है, तो हेमेटोफोबिया क्या है। तो हेमेटोफोबिया में जो है 13 से संबंधित है त्रिस्कादोफोबिया। तो हेमेटोफोबिया जो संबंधित है वो है ब्लड से, हेमेटोलॉजी होता है ना, हेमेटो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुजाता ने कहा, सुजाता ने कहा कि वह पति के ब्रदर इन लॉ है। पति का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, और मेरे पति की कोई बहन नहीं है। तो सुजाता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो बहन हो जाएगी, ठीक है। आप आराम से इसे जो है ब्लड रिलेशन का रीजनिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि पिछले साल रोहिणी की ऊंचाई जो है 3 फीट थी और इस साल उसकी ऊंचाई जो है 50 फीट बढ़ गई। तो उसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी बढ़ गई, तो पहले 3 ही था, फिर 50% बढ़ गया, यानी 150% बढ़ गया, तो 4.5 फीट का हो जाएगा। यानी 3 का 150% कितना हो जाएगा, बस यही है करना और क्या, ठीक है। तो 0 0 खत्म, 15 दिया 45 और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 फीट। तो 4.5 फीट हो गया, बढ़ गया। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि श्रेणी में अगली आकृति का पहचानना है। तो देखिए यहाँ था डार्क, फिर दूसरे नंबर पर हो गया, फिर तीसरे नंबर पर हो गया, तब कि क्या नंबर पर होगा, चौथा नंबर पर होगा। खत्म खत्म, या तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सोनम और नीलू जो है 26 और 24 के अनुपात में एक निश्चित राशि खर्च करते हैं। नीलू का खर्च कितना है यदि वह सोनम से 10,000 रुपया कम खर्चा करता है। तो सोनम से कितना, 10,000 रुपया कम खर्चा करता है। तो अब यहाँ पे देखिए नीलू कितना है, सोनम जो है 26 है और नीलू कितना है, तो 24 है, ठीक है। अब वो रहा है अनुपात में निश्चित राशि खर्च करते हैं, ठीक है। नीलू का खर्च कितना है यदि वह सोनम से 10,000 कम खर्चा करता है। तो देखिए यहाँ जो है खर्चा जो है ज्यादा कर रहा है सोनम, कितना खर्चा ज्यादा कर रहा है, तो 2 ज्यादा कर रहा है, लेकिन बोल रहा है ना कि नीलू का खर्च जो है ना कितना है यदि वह सोनम से, नीलू जो है सोनम से 10,000 ज्यादा खर्चा कर रहा है, यानी 10,000, ठीक है। तो कितना हो गया, 5,000 हो गया, 5,000 हो गया। तो पूछ रहा है किसका निकालने के लिए, तो पूछ रहा है नीलू का। तो नीलू कितना है, 24 है, तो 24 से गुना कर देंगे, गुना 24 कर देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा जनरल हिंदी से। यहाँ पे अब हमने देखा क्या, हमने जो देखा वो क्या क्या देखा, हमने देखा कि जीके के जीएस के क्वेश्चन देख लिए, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिए। अब हमारा तीसरा है
हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है पहला कि मानना, मान मैं तेरा मेहमान, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आपको यहाँ बता ही, यहाँ आपको मिलान कर लीजिए, छोड़िए। मान न मान न मान मैं तेरा मेहमान होता है ना, तो अंतःकरण की बात माननी चाहिए, ठीक है। मतलब मन की बात माननी चाहिए। या जबरदस्ती गले पड़ना, तो देखिए जो जबरदस्ती गले पड़ता है वही तो, उसी उसी कहावत में तुम कहते मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जो कोई जबरदस्ती पड़ता है, ठीक है। दूसरा है सुनिए सबकी करिए मन की, सुनिए सबकी करिए मन की मतलब क्या होगा, अंतःकरण की बात मानिए, ठीक है, खुद से बात मानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर करने का मतलब क्या है, बिल्कुल अनपढ़, ठीक है। तो इसका 1 नंबर मिलान करेंगे। जैसा नाग नाथ वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ और वैसे सांपनाथ, तो हो गया दोनों ही दुष्ट, दोनों ही मतलब दोनों ही बवाल है भाई, दोनों ही बदमाश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान ना मान मैं तेरा मेहमान क्या हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना, क्या हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए मन की, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ हो गया। जैसे नागनाथ वैसे सांप, दोनों ही जो है दुष्ट है, ठीक है। तो हमने उत्तर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 1 रुपये की शुद्ध है उसकी पहचान कीजिए। उस इनमें से 1 रुपया ही शुद्ध है, एक रूप ही शुद्ध है, सॉरी एक रूप ही शुद्ध है। तो डाकू, डाकू इनमें से कौन सा डाकू जो है सही लिखा हुआ है, तो पहला तो है डाकू लिखा हुआ है, डाकू, ये डाकू गलत है, ये हमारा डाकू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। डाकू कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर है, इनमें से बताना है ना कि दीर्घ स्वर कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि दीर्घ स्वर कौन है, तो दीर्घ जो है ई जो है, दीर्घ स्वर ई नहीं है, ठीक है, हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो ये सभी दीर्घ स्वर है, ये सभी जो है दीर्घ स्वर है। आ ई उ ए ओ औ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो हर्षु स्वर वे स्वर जो ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। जैसे अ ई उ और ई, 4 हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर में, जिसमें हर्ष स्वर की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पर्यायवाची बताना है, भौरा दृष्ट दुर्गा, सही क्रम में बताना है। तो भौरा का जो पर्यायवाची होता है द्वेक होता है, दृष्ट का होता है वंचक, और दुर्गा का होता है कल्याणी, कल्याणी दुर्गा को कहा जाता है। अब देखिए चंडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लगेगा कि यहाँ चंडी दुर्गा का हो सकता है, मार दीजिएगा, एक गलत हो जाएगा। तो देखिए भौरा जो होता है ना, उसका पर्यायवाची का होता है द्रेप होता है, भ्रमर होता है, मिलिंत होता है, मुदप होता है, भृंग होता है, ये सभी जो है भौरा का पर्यायवाची है, ठीक है। याद रखना है भौरा का पर्यायवाची क्या है, द्रेफ, भ्रमर, मिलिंद, मधुप, मधु होता है ना मधु भौरा में, भृंग, अलिंद, अली, मधुकर, ठीक है। दृष्ट का होता है वंचक, धूर्त, अघम, नीच, दुर्जन, ये दृष्ट का होता है। दुर्गा का कल्याणी कहा जाता है, दुर्गा को धात्री कहा जाता है, चंडी भी कहा जाता है, लेकिन चंडी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चंडिका कहा जाता है, चामुंडा कहा जाता है, भवानी कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है, कामाक्षी कहा जाता है, सुभद्रा कहा जाता है, कालिका कहा जाता है, शिवा कहा जाता है, इत्यादि कहा जाता है, ठीक है। अंता को क्या होता है, अंता को हम भौड़ा दृष्ट दुर्गा शब्द का मतलब हम देखें तो वही हो गया, ठीक है। अतः में मतलब भौड़ा दृष्ट एवं दुर्गा शब्द जो है सही नहीं। चलिए यार आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अतिवृष्टि, अदृश्य और आकर्षण शब्दों के क्रमशः सही उल्टा क्या होगा। तो देखिए अतिवृष्टि का उल्टा क्या होता है, अनावृष्टि। अदृश्य का उल्टा होता है सदृश, और आकर्षण का उल्टा होता है विकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में होता है, एक वचन में, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। तो वर्षा जो होता है हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला अन्य शब्द में जैसे आकाश हो गया, जनता हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, बारिश हो गया, ठीक है। और सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत, लोग, ये सभी, ठीक है। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, कवयत्री। अब ये कवयत्री कई बार इस शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा है, तो देखिए कवयत्री गलत लिखा हुआ है, कवित्री गलत लिखा हुआ है, कवियत्री गलत लिखा हुआ है, ये हो गया कवयत्री। कवयित्री क्या लिखा जाता है, कवयित्री, ऐसे कवयित्री, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मुहावरे को उनके उचित अर्थ से मिलाना है, ठीक है। तो हवा का रुख पहचानना, हवा का रुख पहचानना का मतलब क्या होता है, समय के अनुसार चलना, ठीक है।
मुट्ठी में होना, मुट्ठी में होना का मतलब क्या होता है, वश में करना। और आंखें पत्थर जाना, आंखें पथरा जाना का मतलब क्या होता है, थक जाता है आदमी तब आंखें पथरा जाता है, ठीक है। और रंगा सियार होना मतलब ढोंगी होना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खग का पर्यायवाची शब्द बताना है। खग, खग का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो खग का पर्यायवाची शब्द का पादप, ठीक है। पेड़ को क्या कहा जाता है, पादप, विटप, तरक्त, तरु, आगम, दुर्ब इत्यादि। पक्षी का पर्यायवाची शकुनी, विगह, खग, ध्रुवज, अंडज, पतंग, परिंदा, पखेरु, पाखी, ये सभी पक्षी का होता है। तो जितना हिंदी आप सोच रहे हो उतना आसान होता नहीं है। पर्यायवाची शब्द पूछ दे ना तो पैर नीला पीला हो जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति एग्जाम में, आंगन में एक पौधा है, आंगन में एक पौधा जो है पैदा है, उपजा है, जन्मा है या उगे है। तो आंगन में पौधा उपजा है, पैदा है, पैदा तो होगा नहीं, जन्मा है, उगे है, उपजा है, ठीक है। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेज इज द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जो है अंडरलाइन जो है ना, कौन सा टाइप का फ्रेज है वही हमें बताना है। तो द बॉय एट द बैक लाइक्स टू जंप ओवर द फ्रेज, तो नाउन फ्रेज है। एट द बैक नाउन तो फ्रेज है नहीं, ठीक है, नाउन फ्रेज नहीं है। एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। एट द बैक लाइक्स टू जंप ओवर द फ्रेज, ये वर्ब फ्रेज है, तो क्रिया के बदले क्रिया एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। पीठ पर, तो यानी एडवर्ब फ्रेज के रूप में है, ये ध्यान रखना है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जैसे एडवर्ब फ्रेज एक वर्ड ऐसा होता है जो मोडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, ठीक है, जो पूरा सेंटेंस को क्या कर देता है, पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाइड करता है एडवर्ब के रूप में। तो यही हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड वर्ड, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे देखना है साइनोनिम बताना है इसमें, ठीक है। तो ग्रेट का मतलब होता है नाराज होना, ग्रेट का मतलब क्या होता है, नाराज होना होता है, ठीक है। तो ग्रेट का जो है साइनोनिम बताना, एंटोनिम उल्टा नहीं बताना है, बस इसी के तहत। इरिटेट, इरिटेट परेशान करना, तंग करना होता है, ठीक है। या इंस्टिगेट क्या होता है, इंस्टिगेट मतलब उकसाना होता है, ठीक है, भड़काना होता है, ठीक है। तो इंस्टिगेट तो नहीं होगा। बेरेट, बेरेट होता है फटकारना, डांटना, ठीक है। प्रोस्ट्रेट क्या होता है, प्रोस्ट्रेट जो होता है स्तब्ध करना, मतलब निसहाय कर देना, ठीक है। तो इरिटेट इसके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड द पेशेंट डेड व्हेन ही अराइव्ड इन द हॉस्पिटल। यानी जैसे ही डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया पेशेंट को कि मरा हुआ है, जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचा था। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है मिस्टेक कहाँ है, गलती कहाँ है। अब आप समझिए, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड, कहाँ जा रहा है भाई, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। तो द डॉक्टर डिक्लेयर दैट पेशेंट डेड व्हेन ही अराइव, यहाँ लिखा हुआ है, तो अराइव तो होगा नहीं, इसको बदलना पड़ेगा, वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं हमें पता चल गया कि मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ अराइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है। ब्रस्क्यू क्या मतलब क्या होता है, ब्रस्क्यू, ब्रस्क्यू का मतलब होता है रूखा, अशिष्ट, जिसे ब्रस्क्यू कहते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम का होगा फ्रैंक, फ्रैंक होता है स्पष्टवादी, कोई ना फ्रैंकली है एकदम, ठीक है। ब्राइट मतलब क्या होता है, उजाला। इंसाइटफुल क्या होता है, इंसाइटफुल मतलब गहरी पहुंच वाला होता है। तो यहाँ सिविल हम कर सकते हैं, सभ्य या नर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, वन विच एक्सपर्ट या स्पेशल नॉलेज ऑफ फील्ड, या स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड कॉम्पिटेंट इनफ टू जज। तो डैबलर, एमेच्योर, कंसेंसियर या आर्टिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा कंसेंसियर, ठीक है। ठीक है, और डैबलर होता है अल्पज्ञ, एमेच्योर होता है शौकीन व्यक्ति, ठीक है। आर्टिस्ट होता है कलाकार, हम सभी जानते हैं। अब यहाँ से जो कंप्यूटर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के यहाँ आपसे मिलेगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है कैसे कैसे पूछे गए हैं। बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 नंबर की, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल जो है ना 3 आयामी पोजिशनिंग के लिए और
वर्चुअल रियलिटी सिस्टम मॉडलिंग एनिमेशन और सीएडी एप्लीकेशन को ऑपरेशन के सिलेक्शन के लिए किया जाता है, तो ये स्पेस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो स्पेस बॉल होता है वो इनपुट डिवाइस का प्रयोग, यानी स्पेस बॉल, सबसे पहले हम बता दें कि स्पेस बॉल जो है इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग जो होता है तीन आयामी प्रोसेसिंग के लिए वर्चुअल रियलिटी सिस्टम मॉडलिंग और एनिमेशन और सीएडी एप्लीकेशनों में ऑपरेशन के सिलेक्शन के लिए किया जाता है स्पेस बॉल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वायरस मानवीय क्रिया कौन से प्रकार का वायरस जो है मानवीय क्रिया बिना कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैल सकता है और बहुमूल्य मेमोरी और तथा नेटवर्क जो है बैड विड्थ ग्रहण कर सकता है, तो है वर्म। वर्म जो होता है ना, कंप्यूटर वर्म, ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का जो है उपसमूह है जो मानवीय क्रिया के बिना कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैल सकता है और बहुमूल्य मेमोरी तथा नेटवर्क बैंड विड्थ ग्रहण कर सकता है। तो कंप्यूटर वर्म ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का एक उपसमूह होता है जो मानवीय क्रिया के बिना कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैल सकता है, तो ये होता है वर्म। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन कि मेरे नाम का उपयोग जो है मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे इसके बारे में तब पता चला तब तक नहीं पता चला जब तक आईटी सुरक्षा टीम से मुझे कॉल नहीं प्राप्त हुआ। तो उपयुक्त बयान किस प्रकार की सुरक्षा के खतरे से संबंधित है, तो ये जो है आइडेंटिटी यानी पहचान की चोरी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ट्रीवेस्टेड पेयर केबल्स के माध्यम से अन्य उपकरणों के इथरनेट नेटवर्क से जोड़ता है, तो वह है स्विच। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा किस प्रकार के कनेक्शन में दो या दो से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक लिंक साझा करते हैं, तो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कई तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है, वे क्या है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2026 में कई तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है। तो क्या होता है, डिजाइन व्यू होता है, डेटा सीट व्यू होता है, या प्राइवेट जो है प्राइवेट व्यू होता है। तो हम सभी जानते हैं कि उसमें जो होता है डिजाइन व्यू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें डाटा डाटा सीट होता है, फिर जो है पिवोट चार्ट व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आईएसडीएन टेलीफोन नेटवर्क के लिए एक डिजिटल मानक है, तो आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है, आईएसडीएन का जो है पूरा रूप याद रखना है कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आईएसडीएन टेलीफोन नेटवर्क के लिए एक डिजिटल मानक होता है आईएसडीएन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एमएस वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फाउंड साइज में टूल में न्यूनतम और अधिकतम जो है उपलब्ध वर्तनी जो होता है कितना साइज का होता है, तो 8 से 72 साइज का होता है। तो एमएस वर्ड 2016 में जो फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ्रंट साइज टूल में न्यूनतम और अधिकतम उपलब्ध जो वर्तनी है 8 और 72 है, 8 का मल्टीपल है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि बॉट्स से वेबसाइट की सुरक्षा के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में जेनेटिक और ग्रेडिंग परीक्षण से मानव को प्रवेश करने देते हैं, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं। इसे क्या किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है कैप्चा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस विंडोज के कर्सर के चलाने में मदद करता है, तो है माउस। माउस ही तो है। ठीक है, कीबोर्ड ओसीआर MICR तो होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक जो है IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, एक IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 128 बिट्स होते हैं। ठीक है, 16 बिट के 8 खंड के रूप में लिखा जाता है और वर्ष 1994 के दौरान इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF ने इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 यानी जिसे IPv6 के रूप में जाना जाता है और उसके विकास की शुरुआत की थी कब, 1994 में। तो IPv6 में कितने होते हैं, तो 128 बिट्स होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पर सीधे मतलब अनचाहा मेल आमतौर पर सीधे
विपणन या प्रत्यक्ष मेल फर्म द्वारा भेजा जाता है तो अनचाहा ईमेल क्या कहलाता है, तो उसे जो है स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक ऐसे प्रोग्राम को जो पहले संक्रमित फाइलों या कंप्यूटर के सिस्टम क्षेत्र या नेटवर्क राउटर की हार्ड ड्राइव द्वारा फैलता है और फिर स्वयं की प्रतियां जो है बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वायरस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस प्रकार के वैन आमतौर पर एक टेलीफोन या केबल टीवी टीवी प्रोवाइडर से किराए में ली गई एक लाइन है जो एक होम कंप्यूटर या एक छोटे लाइन को इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइडर से जोड़ती है, तो है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर कि CFM फाइल एक वेब पेज है जिसे वेब सर्वर के द्वारा तेजी से निष्पादित यानी एक्सिक्यूटेड किया जाता है। जब वेब पेज यूजर द्वारा एक्सेस किया जाएगा तो CFM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CFM का पूर्ण रूप हो जाता है कॉल्ड डिफ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज। कॉल्ड डिफ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज याद रखना है। अब यहाँ से जो हमारा है सेक्शन 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट हमारा सेक्शन है इसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित 50 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 30 इंच की जो प्लाज्मा टीवी है उसमें समांतर बिजली की खपत कितनी होती है। तो देखिए 30 इंच का जो प्लाज्मा टीवी है उसमें जो है ना बिजली का खपत जो होगा 150 वाट का होगा। कितना का होगा, 30 इंच के प्लाज्मा टीवी में बिजली का खपत कितना होता है, तो 150 वाट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एलसीडी की अगर हम बात करें एलसीडी की तो उसमें कितना होता है, तो एलसीडी में जो होता है 40 से 50 वाट होता है, एलईडी में होता है 50 से 60 होता है और सीआरटी में होता है 100 होता है, ये ध्यान रखना है। तो एलसीडी में कितना 40 से 55 वाट, एलईडी में कितना 50 से 60 और सीआरटी में कितना 100 शक्ति वाट का जो है यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब एलसीडी, एलईडी और सीआरटी क्या होता है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एलसीडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है और सीआरटी क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए एलसीडी क्या होता है, एलसीडी की अगर हम बात करें तो एलसीडी का फुल फॉर्म याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये जो एलसीडी टीवी होता है, एलईडी बल्ब आपने सुना होगा, एलईडी बल्ब छोटा छोटा बल्ब भी होता है। ठीक है, एलईडी का क्या होता है फुल फॉर्म, लाइट इमिडिंग डायोड होता है। ठीक है, और सीआरटी आपने देखा होगा घर में जो पुराना वाला टीवी जो होता है बड़ा वाला मोनीटर टाइप का होता था टीवी। ठीक है, कंप्यूटर का मोनीटर देखे होंगे बड़ा साइज का, पीछे वो जो मतलब बड़ा साइज का होता था मोनीटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें तो मोनीटर हो जाता था और पीछे जो है पीछे इसकी ओर इतना जो है फैला हुआ रहता था। तो ये जो मोनीटर हमारा है वो पहले सीआरटी होता था। ठीक है, सीआरटी मोनीटर होता था। ठीक है, तो सीआरटी मोनीटर मतलब कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और एलसीडी का फुल फॉर्म हमने देखा, एलसीडी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो एलसीडी जो होता है 40 से 50 वाट पे चलता है। ठीक है, एलईडी जो होता है 50 से 60 चलता है और सीआरटी जो होता है वो 100 वाट शक्ति खोजता है। यानी पुराने वाला जो टीवी आपके पास होगा रंगीन टीवी या सादा टीवी, तो वो जो सीआरटी होता है ना रंगीन टीवी, ठीक है, उसमें क्या है कि वो 100 वाट पे चलता था, वो ज्यादा वोल्टेज मतलब खींचता था। ठीक है, बिजली ज्यादा खपत करता था। तो सबसे कम कौन खींचता है, तो एलसीडी खींचता है। ठीक है, और प्लाज्मा टीवी की बात करें तो वो 150 वाट तक खींचता है, याद रखना। प्लाज्मा टीवी जो है वो 150 वाट तक का खींचता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एलसीडी, एलसीडी, एलईडी और सीआरटी के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 16 स्क्वायर मिलीमीटर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के XLP कॉपर केबल 1 सेकेंड के लिए अधिकतम अनुप्रस्थ काट सर्किट करंट निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए 16 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 16 स्क्वायर मिलीमीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर XLP कॉपर केबल के 1 सेकेंड के लिए अधिकतम जो अनुप्रस्थ काट होगा वो कितना होगा, तो 2290 एम्पियर होगा। कितना हो जाएगा, 2290 एम्पियर होगा, ये ध्यान रखना है। यानी 16 मिलीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के XLP कॉपर केबल के 1 सेकेंड के लिए अधिकतम लघुपथ जो धारा होगा 2290 एम्पियर होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पूछता है कि शॉर्ट सर्किट करंट फॉर कंडक्टर साइज, जैसे 1.5 का पूछेगा तो 210 होता है, 25 का कितना होता है, 2.5 का कितना होता है, तो 360 होता है, एम्पियर होता है। 4 का कितना होता है, तो 570 एम्पियर। 6 का जो है कितना धारा लघुपथ धारा होगा उसमें 1 सेकेंड में, तो 860 एम्पियर। ठीक है,
इसी प्रकार आपको क्या करना है, क्रम याद करना है। ठीक है, तो इसमें एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना बनेगा ये इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका साइज है और ये सर्किट का जो एम्पियर है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, ध्यान करके याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए कि ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए जो उपयुक्त किया जाता है कौन सा सर्किट ब्रेकर। जैसे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर जो है ग्राउंड फॉल्ट यानी ग्राउंड पे अगर फॉल्ट हो जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। एमसीबी आपने देखा होगा, एमसीबी जो लगा होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो कुछ भी होता है तो टप से गिर जाता है। ठीक है, तो एमसीबी आप सभी जानते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एयर सर्किट ब्रेकर एक होता है एसीबी। ठीक है, फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल के रिसाव होने पर ये होता है ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। फिर एक होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो देखिए ग्राउंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ग्राउंड फॉल्ट पे, तो ग्राउंड क्या होता है, अर्थ। ठीक है, तो ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, और यह अर्थ लीकेज धारा को एक निर्धारित मान से अधिक होने की अवस्था में उपयंत्र को प्रणाली से अलग करने का कार्य करता है, और इसमें संवेदी रिले भू परिपथ में लगाया जाता है, और जो कि प्रचालन के समय ट्रिप कुंडली को आवश्यक सूचना प्रदान करता है। एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग जो किया जाता है ना वो रेलवे में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसका इस्तेमाल रेलवे में किया जाता है। ठीक है, और ये फ्यूज डिटेक्टिव और प्रोटेक्टिव डिवाइस दोनों होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि नेशनल जो है इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले रेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले जो सेटिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 125% फुल लोड करेंट पर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 125% कोड, यानी नेशनल मतलब इलेक्ट्रिक कोड एनईसी के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग फुल लोड धारा के 125% कम होनी नहीं चाहिए। अर्थात यदि मोटर का फुल लोड धारा 5 एम्पियर हो तो रिले की ओवरलोड सेटिंग जो है वो कितना होनी चाहिए, 6.25 एम्पियर से कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब रिले की विशेषता क्या है, तो देखिए रिले की विशेषता की अगर बात करें तो ये संवेदनशीलता अधिक होनी चाहिए रिले में, इसकी गति बहुत अधिक होनी चाहिए जिससे प्रदोष उत्पन्न होने के 5 चक्र पूरा करने से पहले वो प्रचालित हो जाना चाहिए। फिर तीसरा विश्वसनीयता है, यानी प्रदोष उत्पन्न होने पर रिले जो है प्रचलित होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सर्किट जो ब्रेकर में रिले का कार्य क्या होता है। तो देखिए सर्किट जो ब्रेकर होता है उसमें रिले का जो कार्य होता है वो जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचता है तो संपर्क को क्या कर देता है, वो रिले बंद कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचता है तो सर्किट ब्रेकर की क्रियाशील नहीं, वो बंद कर देता है। जब एक्चुएटिंग मात्रा के एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचेगा तो संपर्क को क्या कर देता है, बंद कर देता है। यानी सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य एक्चुएटिंग मात्रा के एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचने पर जो है संपर्कों को बंद करना होता है। ठीक है, और सर्किट जो ब्रेकर होता है लघु परिपथ से क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि नियंत्रण उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबीएस इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन, सबसे पहले कि अगर ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया तो उसमें भी सुरक्षा प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें भी ओवरलोड पे भी ट्रैप कर जाता है और शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रैप कर जाता है, नीचे गिर जाएगा टप से। अगर वोल्टेज ज्यादा हो गया, ओवरलोड ज्यादा हो गया तो ओवरलोड पे भी ये हो जाता है और शॉर्ट सर्किट पे हो जाता है, तो नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यानी नियंत्रक जो उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबी ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति में परिपथ की धारा पूर्व निर्धारित धारा से अधिक हो जाती है, ओवरलोड में भी और क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में भी। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, धारा ज्यादा होगा तो वायर सब जल जाएगा। ठीक है, तो यह स्व प्रचालित होकर परिपथ को जो है प्रदोष से अलग कर देता है, जिसमें परिपथ में लगे उत्पन्न जो भी उपयंत्र खराब होने से बच सकते हैं, जैसे टीवी पंखा, ये उपयंत्र हो जाए आपका बच जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए अनुप्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा है। तो देखिए अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाना है तो क्या आप कर सकते हैं, द मीडियम एम्प्लॉयड फॉर मतलब एक्सटेंशन ऑफ आर्क इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज। तो देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर में
के दौरान, अगर स्विचिंग के दौरान अगर उत्पन्न आर्क को बुझाना है तो आप विद्युत रोधी ऑयल का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसा? तो संपीड़ित वायु ऑयल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑयल का ही प्रयोग करना है, लेकिन जो है विद्युत रोधी ऑयल का प्रयोग करना है। और यह तेज आर्क ऊर्जा को अवशोषित करके गैस में अपघटित कर देता है, जिससे आर्क बुझाने में सहायता। आर्क मतलब क्या होता है? चिंगारी को कहा जाता है आर्क, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे आर्क बुझाने में सहायता मिलती है। और इस दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है, जिससे आर्क बुझाने में प्रवृत्ति अधिक होती है। हाइड्रोजन गैस जो क्या करता है कि चिंगारी को बुझाने में उसकी प्रवृत्ति तेज होती है। अगर आप चिंगारी हो, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में, तो उसको बुझाने के लिए तेल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ऐसा तेल का इस्तेमाल करेंगे जो विद्युत रोधी ऑयल हो, ठीक है, विद्युत को रोक सके। नेक्स्ट है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, मिनिमल ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और एक होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पावर फैक्टर का मान जो होता है किसके किसके बीच होना चाहिए? तो पावर फैक्टर का मान जो होना चाहिए 0 to 1, 0 से कितना 1 के बीच में पावर फैक्टर का मान होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। पावर फैक्टर का मान कितना होना चाहिए? 0 से 1 फैक्टर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? वास्तविक शक्ति बटा जो है आभासी शक्ति होता है। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? वास्तविक शक्ति बटा क्या होता है? आभासी शक्ति होता है। VI cos फाइव बाई VI, ठीक है। तो या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर बराबर R/Z होता है। यह वोल्टता और धारा के बीच के कोण को कोसाइन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की जो है पोलैरिटी कितनी होती है, क्या होती है? तो देखिए, किसी भी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में जो इंटरपोल की पोलैरिटी होता है उसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की ध्रुवता के समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम। यानी जो मेन पोल होता है डीसी जनरेटर में, मेन पोल की तुलना में अगर हम बात करें तो घूर्णन की दिशा अगले मेन पोल की ध्रुवता इसकी क्या होगी? समान होगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यानी किसी डीसी जनरेटर में मुख्य पोल की तुलना में इंटरपोल की ध्रुवता गति की दिशा में आगे वाले प्रमुख पोल के समान होती है। और इंटरपोल का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। और जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले इंटरपोल पर वाइंडिंग कम वर्तनी की तथा मोटी होती है। नेक्स्ट है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है कोर लेमिनेटेड किस लिए किया जाता है? तो देखिए, एक ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? क्योंकि एंटी करंट लॉस कम करने के लिए जिसे क्या लेमिनेट किया जाता है। यानी एक ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर में एंटी करंट यानी भंवर धारा होने को कम किया जाता है। और लेमिनेशन समांतर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसका एलिमिनेशन किया जाता है? तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लेमिनेशन की मोटाई को प्रदर्शित करता है। इसमें ये आप देख सकते हैं भंवर धारा क्या है, और प्रत्येक पत्ती की जो मोटाई होती है वो 0.5 mm की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, ठीक है। 300 kVA और 6600 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 6600 बटा 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर प्रति टर्न वोल्टेज 7.99 भी वोल्टेज है। तो वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइज पर टर्न की संख्या इसमें ज्ञात करें, कितने टर्न होंगे, ठीक है। तो डेल्टा स्टार से जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर, तो E1 का मान दिया हुआ है 6600, ठीक है। तो E2 का कितना हो जाएगा? 440/√3 यानी 254 वोल्ट हो जाएगा। तो NE और N1 का जो है E1 और N1 का रेशियो इक्वल टू E2 N2 का रेशियो कितना दिया है? 7.9 दिया हुआ है प्रति टर्न वोल्टेज। तो अब इसमें आराम से वोल्टेज साइड टर्नों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ट्रांसफार्मर के लॉ लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए, एक ट्रांसफार्मर के लॉ लॉस को जो है किसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एडी करंट लॉस के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एडी करंट लॉस के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एडी करंट के रूप में हम लॉस कर सकते हैं। फिर है डाइलेक्ट्रिक लॉस, परावैद्युत लॉस नहीं होता है, कॉपर लॉस नहीं होता है, स्टेरी लॉस नहीं होता है, हाई जो है मतलब हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है इसमें, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर के लॉ लॉस को उसके किसके युग के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो हिस्टेरेसिस लॉस के रूप में हम व्यक्त करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का जो है चयन करना है। ठीक है, तो अच्छा, तो वहाँ पे हमने बताया ना आपको, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की जो सामान्य दक्षता यानी द ऑर्डिनरी इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम वेन कब होता है भाई, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, तो जब होगा जब यह एक लोड पर चलता है और जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाता है तब। ठीक है, जब यह हाफ लोड पर चलता है बिल्कुल नहीं, जब यह एक लोड पर चलेगा, फुल लोड पर चलता है बिल्कुल नहीं, जब ट्रांसफार्मर एक लोड पर चलेगा और कॉपर आयरन लॉस के बराबर होगा तब ये जो है समान दस्ता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है। तो स्लिप होता है एक और एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक होता है। ठीक है, तो जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा जो होता है एक से अधिक होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा। तो मोटर विपरीत दिशा में चलने लगेगा। अगर मोटर के 3 वायर में से किन्हीं 2 के कनेक्शन अगर आपस में बदल देंगे तो मोटर उल्टा चलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि थ्री फेज 415 वोल्ट 15 एचपी है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज मोटर की कंट्रोलिंग स्विच के मानक रेटिंग चिन्ह अथवा संकेतक अपना प्रचलित अर्थ जो है यहाँ पे दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रनिंग करंट निकालना है तो रेटेड पावर बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पीएफ इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 मतलब क्वाड्रंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 जो है फुल कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है, तो बैक टू बैक जुड़े हुए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर के क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति और सॉफ्ट घूर्णन की गति के बीच का अंतर कितना होता है। तो स्लिप कहलाता है। यानी एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति और सॉफ्ट घूर्णन की गति के बीच के अंतर जो है शिफ्ट कहलाता है। टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, ये बल नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है। 3 फेज का जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्या रीजन होता है, क्योंकि 120 डिग्री फेज कोण द्वारा जो है स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण होता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 3 फेज वाला में कि 120 डिग्री फेज कोण होता है जिसके कारण जो है स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 3 पोल है भाई, 3 फेज है, 50 हर्ट्ज है, तो मोटर आरपीएम दिया हुआ है 1455 आरपीएम की गति से चलता है। तो इस स्थिति में घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो आप आराम से फॉर्मूला डालकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.5 हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर में जो है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर में जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर उपयुक्त है। जैसे हेयर ड्रायर हो गया बाल सुखाने वाला में, वैक्यूम क्लीनर में, घरेलू खाद्य प्रोसेसर में किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हेयर ड्राइवर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, घरेलू खाद्य प्रोसेसर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। और एक श्रेणी मोटर होती है इसलिए इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक तथा रनिंग गति भी अधिक होती है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क का गति जो होता है TS/3T होता है और मतलब 3000 से 15000 आरपीएम इसका होता है। और इसे AC तथा DC किसी भी सप्लाई से चलाया जाता है यूनिवर्सल मोटर को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेसर के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेसर के लिए मोटर का जो प्रकार होना चाहिए वो रिलक्टेंस मोटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो रिलक्टेंस मोटर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 नंबर की, एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री की शॉर्ट पिच होनी चाहिए। तो 36 डिग्री की शॉर्ट पिच होनी चाहिए। कितनी, तो 36 डिग्री की शॉर्ट पिच होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र इलाका रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या सेकेंडरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है ना बाहरी इलाका जो होगा तो रिसीविंग स्टेशन की लाइनों को जोड़ रहा था तो उसे सेकेंडरी जो है ट्रांसमिशन कहा जाएगा।
ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में से निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टीम टर्बिनस मतलब स्टीम टर्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उच्च गति का, उसमें जो है स्टीम टर्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में स्टीम टरबाइन को प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर जो होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप के होता है। कैसा होता है? तो नॉन साइलेंट पोल टाइप का होता है और इनकी गति जो होता है 1500 से 3000 आरपीएम होता है। ठीक है, घूमने की गति है। ठीक है, और पोलों की संख्या जो होती है 2 और 4 तथा 3 और 6 मीटर तक होती है। सिंक्रोनस जनरेटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा कि सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है चुंबकीय के फैराडे सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंक्रोनस जो मशीन होता है वो दो प्रकार के रोटर पर प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है साइलेंट पोल टाइप रोटर और एक होता है बेलनाकार टाइप रोटर। साइलेंट पोल टाइप जो होता है इसमें ध्रुवों की संख्या अधिक होती है और इसका व्यास अधिक और अच्छी लंबाई कम होता है। इसमें डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है साइलेंट पोल टाइप में। ठीक है, और इसकी गति कम होती है और इसमें वायु अंतराल समान होता है। और साइलेंट पोल का प्रयोग जो है हाइड्रो पावर प्लांट में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा NS/120 F/P होता है, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर की गति निकालना है। तो कितना है? तो कुछ नहीं करना है, 120 F क्या है? 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना मान दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। और पोलो की संख्या कितना है? 4 है। तो चरती 12 पचस्ती है, कितना हो जाएगा? मतलब 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1500 आरपीएम हो जाएगा। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है 120 F क्या होता है? P होता है। ठीक है, जब पोल की संख्या और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हमें अल्टरनेटर रोटर की गति निकालना है। तो क्या करना है? 120F/P कर देना, 120F/P कर देना है। जब हम आगे सेट करेंगे अगला सेट तो आपको ये सब प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सिंक्रोनस मोटर की दोगुना को उत्तेजित यानी डबली एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होती है, जिसके कारण कहा जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर की दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान किया, 3 फेज जो है एसी सप्लाई प्रदान किया जाता है, जिसके कारण स्टेटर में मतलब रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और तथा रोटर में छोटे शंट जनरेटर अथवा बैटरी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। डीसी क्षेत्र स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण मोटर का समान गति से चलता है। सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने की विधि जो है एक है पोनी मोटर स्टार्टिंग विधि और दूसरा है डीसी मोटर स्टार्टिंग विधि और तीसरा है डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग विधि। तो पोनी, डीसी और डैम्पर विधि है। देखिए 36 स्लॉट है, 6 पोल है, तो सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले दो खांचों के बीच जो है बीटा कोण निकाल लेते हैं, 36/6 है। ठीक है, तो 180 बाई स्लॉट का प्रतिलोप कितना है? 6 है, तो 30 डिग्री निकल जाएगा। फिर उसके बाद स्लॉट बाई पोल, तो कितना हो गया? स्लॉट बाई पोल 6 निकल के आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? तो 9.66 इसका आंसर आएगा, 9.5 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वाइंडिंग कहा जाता है। यानी आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनकी विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध को क्या कहा जाता है? वायरिंग कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, बैलेंसिंग नहीं, मिक्सिंग नहीं, वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को वाइंडिंग यानी कुंडलन कहा जाता है। वाइंडिंग मतलब कुंडलन। वाइंडिंग चालकों की किसी विशिष्ट अनुक्रम में एक नियत पैटर्न के साथ चालकों की पूरी आर्मेचर में वितरित करने की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग होता है ना, देखिए पंखे के वाइंडिंग होता है, बहुत सारा वाइंडिंग आपने देखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एक 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर रेटेड की गई हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है, तो सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल की संख्या निकालना है। तो 12 दूनी 24 कर देंगे। ठीक है, तो 24 हो जाएगा और 2.5 एम्पियर हो जाएगा। तो 24 और 2.5 तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक 8 पोल लैंप
वाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। तो पोल पोल पिच का जो है 70% जो है समाविष्ट करता है। तो प्रत्येक पोल फेस में कंपसेंटिंग वाइंडिंग कंडक्टर की संख्या जो है लगभग कितनी होगी? तो 8 कंडक्टर पोल्स होगी, यानी 8 कंडक्टर प्रति पोल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंडक्शन हटिंग में करंट जो है पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपात में होता है? तो ये जो होता है 1/√f के गहराई में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि दो लैंप पोस्ट जो है एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है और उसमें जो है 200 सीपी लैंप लगे हैं। दोनों लैंप जो है बढ़ते ऊंचाई 6 मीटर है, तो भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु का प्रदीप्त जो है कितना होगा? तो आराम से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा कि लुमिनियस इंटेंसिटी जो है डिफाइन है, दीप्त तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये जो है बाहर विकर्ण किया गया प्रकाशीय फ्लक्स प्रति यूनिट ठोस के उनके प्रति जो है किया जाता है। 86 है कि ओपल ग्लास 20% अवशोषण का एक 0.4 मीटर व्यास का एक जो है विसारक गोला 8850 ल्यूमेन प्रकाशीय फ्लक्स के इनकैंडिज मतलब इनकैंडिसेंट लैम्प के साथ जो है संकलन होता है। तो गोलों की जो है औसत प्रदीप्ति क्या होगी? तो औसत प्रदीप्ति की अगर हम बात करें तो 7720 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये हमारा जो है न्यूमेरिकल के यहाँ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई करने वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम जो एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? तो ये 230 वोल्टेज का होना चाहिए, 50 हर्ट्ज का होना चाहिए, 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फैन सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम जो कंडक्टर का आकार होता है 250 वोल्ट, ठीक है। 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के लिए बोल रहा है तो 250 वोल्ट और 1/1.4 जो है mm होना चाहिए, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रकाश का जो पंखा होता है ना, प्रकाश पंखा मतलब उपरित पर 800 वाट और 10 बिंदु होते हैं। प्रकाश पंखा उपरित में 5 एम्पियर सॉकेट का उपयोग किया जाता है और शक्ति के परिपथ में 3000 वाट तथा 2 बिंदु होते हैं। शक्ति परिपथ में 16 एम्पियर सॉकेट का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा को स्तर किसके द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है? तो वह है 6 मतलब IEC 61000 6 स्टैंडर्ड IEC यानी IEC 61006 मानक के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा है 89। हमारा क्वेश्चन क्या है कि CTS वायरिंग में जो CTS वायरिंग होता है उसमें केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व, ठीक है, वेल सिस्ड और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं, तो जिसकी मोटाई इनमें से किससे कम नहीं होती है? तो जो है ना 10 mm से कम नहीं होती। CTS वायरिंग पहले होता था, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 mm से कम नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि DC मोटर ड्राइव ज्यादातर कितने क्वाड्रेट में संचालित कर सकते हैं? तो DC ड्राइवर मोटर जो होता है ना वो 4 क्वाड्रेट में जो है संचालित कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया फॉरवर्ड मोटरिंग, दूसरा हो गया फॉरवर्ड ब्रेकिंग, तीसरा होता है रिवर्स मोटरिंग और चौथा होता है रिवर्स ब्रेकिंग। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, कम से कम 10 से ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल के 50 में। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समानांतर जोड़ा जाता है? तो उसे हम जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 92 नंबर भी न्यूमेरिकल है। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में 120 मीटर की वाटर रेट जो है 4 × 10⁶ CUM क्षमता वाले एक रिजर्वर से आपूर्ति होती है। तो यह कुल दक्षता जो है 80% है। तो कुल उपलब्ध बिजली का गणना kWh में करें। तो मान लेना है इसमें क्या है कि 1 मीटर की पानी का द्रव्यमान जो है कितना है 1000 kg है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 40 400 किलोवोल्ट वाट हो जाएगा। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट्स में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन कर देता है? तो है 35% कर देता है, ये ध्यान रखना है। यानी थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो वास्तव में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है वह 35%। तो बॉयलर की दक्षता 86%, टर्बाइन की दक्षता 93 से 95% और जनरेटर की दक्षता जो है 90 से 95% और कंडेंसर की दक्षता जो है 50% होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर है कि निम्न में से कौन से पावर प्लांट में यूरेनियम थोरियम, ठीक है, याद रखना है कि निम्न में से कौन से पावर प्लांट में यूरेनियम थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, ठीक है,
उसमें क्या है ना कि यूरेनियम का भी इस्तेमाल, थोरियम का भी और प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है, और ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 94 नंबर है कि 25 जो है मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम जो मांग है 20 मेगावाट है, तो वार्षिक लोड फैक्टर जो है 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी ज्ञात करना है। तो अधिकतम मांग बटा प्लांट की क्षमता इंटू जो है लोड फैक्टर हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 40% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी न्यूमेरिकल से, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आएंगे। प्रति मिनट 1.5 मिलीमीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने वाले एक पंप को 220 वोल्ट और डीसी मोटर चलाता है। यदि कुल दक्षता जो है कितना 72% है, तो सप्लाई से लिया गया करंट लगभग कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कितना है 31 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ क्या होता है। देखिए, डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का जो मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो डीसी इलेक्ट्रिक पावर का जो लाभ है ना, इसके लिए केवल 2 वायर का इस्तेमाल होता है, यही लाभ है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ इनमें से 2 केवल चालकों का होना है, जबकि एसी में 3 चालकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें जो होता है 2 चालकों की आवश्यकता होता है डीसी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में। ठीक है, डीसी में प्रेरकता न होने के कारण एसी की अपेक्षा कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, और डीसी में स्क्रीन प्रभाव नहीं होता, और डीसी में जो है आवृत्ति का मान भी शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन कि जब एक शहर में दूर कोई क्षेत्र बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशनों से लाइन को द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सभी अर्थ वायर्स और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प से बने होते हैं। वो जो है गैल्वेनाइज्ड स्टील से बने होते हैं। किसे? गैल्वेनाइज्ड स्टील से बने होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचारण का मुख्य कारण क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कारण कि जनरेटर की जो इंस्टॉलेशन लागत होता है वोल्टता के साथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कि सिंगल कोर, ये भी जो है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सिंगल केबल के डाइलेक्ट्रिक के अधिकतम और न्यूनतम दबाव जो है 50 केवी बाई प्रति सेंटीमीटर आरएमएस है, और 10 केवी प्रति सेंटीमीटर आरएमएस दिया हुआ है। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें मान लेना है कि जो है 5 प्राकृतिक लघुगणक गुणांक जो दिया है, इसका मान जो है लॉगरिथम का मान दिया हुआ है 1.6094। ठीक है, इसको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, और इसका आंसर जो है 80.4 यानी लगभग 80.5 के भी आएगा। तो देख सकते हैं कैसे जो है हार्ड हार्ड प्रश्न पूछा जाता है ट्रेड से खास करके, और साइंस हो या कंप्यूटर हो, कंप्यूटर से भी कुछ आसान क्वेश्चन नहीं है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ और की तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचेंगे निगेटिव नहीं है तो हम कितना मारेंगे तो कितना सही होगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, और कितना ही पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, सोचिए कि हिंदी भी इसमें है, इंग्लिश भी है, और उसके बाद जो है कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश तो मान लीजिए, कंप्यूटर है इसमें, मेन सिलेबस कंप्यूटर, और हो गया क्या ट्रेड, और इन दोनों का ही जो है 65 नंबर का। ठीक है, तो बहुत बड़ी सिलेबस हो जाती है ये ट्रेड की सिलेबस, और समझना जो होगा ना वो कठिन हो जाएगा। अभी अगर आपको नहीं पता होगा तो बहुत सारे शब्दों को आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, राम राम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।